जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे नए सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, वो भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में है। और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि फर्स्ट लेसन में कुछ कुछ जो पार्ट्स थे, 1 2 3, उसको हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों। और 4 पार्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज जो हमारा सेशन होगा वो पार्ट जो है वो 5 होगा। ये पहला लेसन का ही टॉपिक है दोस्तों। और आज की इस टॉपिक में हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि भारत के जल क्षेत्र, ये एक अलग टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की जलीय सीमा। तीसरा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण चैनल। और चौथा है सार्क के सदस्य देश। यानी आज की सेशन में हम लोग इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पूरे डीप में जाकर क्लियर करेंगे। इन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और आपको पूरी अगर बात करें तो पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो सेशन में बने रहिएगा और अंत तक सेशन को देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और आज जो हमारा ये पार्ट 5 होने वाला है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं जाकर देखें तो जाकर देख लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों सेशन शुरू करेंगे हम लोग। उससे पहले आपको बता दें कि इसका जो अगर बात करें सिलेबस के बारे में, तो इसका सिलेबस मैंने आप सभी को लिखवा चुका है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस ही स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो आप सिलेबस नहीं देखें तो जाकर देखेंगे कि कौन कौन लेसन हम लोग को पढ़ना है। और उसमें टॉपिक्स नहीं दिया हुआ है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही लेसन में 15 20 25 टॉपिक्स होते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड लेसन में जाएंगे। तो 1 2 3 4 पार्ट मेरे ख्याल से हो चुका है। अगर ये 4th पार्ट होगा तो इसको देख लेंगे हम लोग, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं। भारत के जल क्षेत्र के बारे में पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरुआत करते हैं। अगर ये सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, वरना इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के जल क्षेत्र के बारे में। तो भारत के जल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो भारत का मैप बनाना तो अनिवार्य है, क्योंकि हम समझने का प्रयास करेंगे। जब तक हम फिगर के द्वारा उसे देखेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो सबसे पहले भारत के जल क्षेत्र को 3 रूप में बांटा गया है। भारत के जलीय क्षेत्र को 3 रूप में बांट दिया गया है। और पहला जो आपका आता है उसके कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। 3 सीमाओं के अंतर्गत इसे बांटा गया है, जिसका पहला नाम आपका आता है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा आता है संलग्न क्षेत्र और तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रादेशिक जल सीमा या प्रादेशिक जल क्षेत्र के बारे में। तो ये प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या होता है या सीमा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, यानी समुद्री सीमा तक या समुद्री मील तक। तो सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों कि जैसे कि ये अगर भारत का मैप अगर हम मान लें, साउथ इंडिया वाला पोर्शन, और होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ये साउथ इंडिया वाला मैप है और यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है समुद्री सीमा। तो यहाँ पर किस प्रकार मापा जाएगा, यहाँ से अगर 12 नॉटिकल मील अगर बात करें तो नापेंगे तो यहाँ आ जा रहा है, और यहाँ से अगर करेंगे तो 12 नॉटिकल मील यहाँ आ जाता है। तो इन्हीं को क्लियर करने के लिए जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उसको सीधा लाइन बनाने के लिए एक सीधा लाइन खींच दिया जाता है यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीधा लाइन ऐसे करके खींच दिया है दोस्तों। और यही सीधा लाइन जो है आधार रेखा कहलाता है। यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन को सीधी करने वाली रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। या फिर हम बोले टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मिलाने वाली रेखा को, टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। यानी आधार रेखा जो है एकदम स्ट्रेट होगा, और यहाँ से अगर 12 नॉटिकल मील लिए तो यहाँ से भी 12 नॉटिकल मील ही होगा। तो इसलिए आधार रेखा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। मैंने आपको बताया कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन से जब हम लोग किलोमीटर मापेंगे तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। इसलिए एक सीधी रेखा खींची जाती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिलाती है, सीधा बनाती है, उसको
आधार रेखा के नाम से जानते हैं। और आधार रेखा के अंदर जो वाटर बॉडीज है, यानी ये जो वाटर बॉडीज बीच वाला बचा पानी, उसको आंतरिक जल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंतरिक जल। आप बिल्कुल समझिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो इस बीच वाली जो अगर हम बात करें कि ये टेढ़ी लाइन है, इस सीधी लाइन की है, तो यहाँ पर बीच में जो जल क्षेत्र है वो आपकी आंतरिक जल कहलाती है। तो इसको याद रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि आधार रेखा के अंदर वाली जल को क्या कहते हैं, तो आंतरिक जल कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रादेशिक जल सीमा के बारे में। तो लिखा हुआ आधार रेखा से 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील या समुद्री मील की दूरी तक। तो ये आधार रेखा है दोस्तों, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से नहीं, हम लोग आधार रेखा से मापेंगे तो 12 नॉटिकल मील तक जो है हमारा आएगा प्रादेशिक जल सीमा। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक मान के चलें कि 12 किलोमीटर है, तो ये हमारी हुई प्रादेशिक जल सीमा। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें सभी संसाधनों का दोहन करने का बिल्कुल अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर हम जो चाहें कर सकते हैं। जो भी संसाधन का दोहन जो भी हमें प्राप्त होगा, हम कुछ भी प्लांट भी वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमारा बॉम्बे जो हाई है, बॉम्बे हाई, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यहाँ से निकलता है, बॉम्बे हाई, आप सभी नाम जानते होंगे। तो ये बॉम्बे हाई जो है हमारा प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत ही आता है और इसको इंग्लिश में टेरिटोरियल सी बोला जाता है। तो बॉम्बे हाई आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बॉम्बे हाई भारत के किस जल क्षेत्र या किस जल सीमा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में रहेगा प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर आंतरिक जल। तो वहाँ पर आपको दोस्तों टिक करना होगा प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि 12 किलोमीटर तक आप कुछ भी कर सकते हैं, दोहन करने का अधिकार है। आप यहाँ पर कुछ भी बना लीजिए, नौसैनिक अड्डा बना लीजिए, टापू बना लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। दूसरा आपका जो जोन आता है वो संलग्न क्षेत्र है। संलग्न क्षेत्र जो है दोस्तों ये 12 से 24 हो जाता है। यानी यहाँ से आधार रेखा से ये 12 किलोमीटर हुआ था, अब ये आधारी रेखा से 24 किलोमीटर हो जाएगा। मैंने बोला दोस्तों आधार रेखा से 12 किलोमीटर जो था वो प्रादेशिक जल सीमा, और आधार रेखा से ही जो है संलग्न क्षेत्र जो है वो 24 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर बात किया जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से, यानी ये लाइन जो दिख रहा है उसके सामने से, यानी 12 किलोमीटर, ये क्या हुआ आपका प्रादेशिक जल सीमा। और प्रादेशिक जल सीमा के बाद अगर पूछा जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से कितना किलोमीटर दूर तक आपका आता है संलग्न क्षेत्र, तो ये भी आपका 12 किलोमीटर होगा या नहीं होगा बताइए, क्योंकि 12 और 12 मिलाएंगे तभी तो 24 किलोमीटर होगा। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों तो फिर से देखिए, मैंने बोला कि 12 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक जो है आपका प्रादेशिक जल सीमा आता है, और आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक जो है आपका संलग्न क्षेत्र आता है। अगर आपसे पूछे आधार रेखा से कितना किलोमीटर संलग्न क्षेत्र है तो 24, और बोले प्रादेशिक जल सीमा से कितना किलोमीटर है तो ये 12 किलोमीटर तो माइनस करना होगा। यहाँ से यहाँ तक पहले है और यहाँ से फिर पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से टोटल 24 है, तो यहाँ 12 है ही था, तो यहाँ भी 12 होगा, तब तो 12 12 24 होगा। तो ये 24 किलोमीटर तक आता है। कहाँ से? तो आधार रेखा से। आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को क्या अधिकार है, ये 24 समुद्री सीमा या फिर 24 समुद्री मील या फिर 24 नॉटिकल मील कहते हैं। 1 नॉटिकल मील 1 NM इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर बोला जाता है, या फिर आप 1 नॉटिकल मील इक्वल टू लिख सकते 3 माइल। याद रखेंगे दोस्तों, बोला जाता है कि 1 नॉटिकल मील बराबर 3 मील होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इस वाले क्षेत्र में जो है क्या अधिकार है जो हम लोग इसका कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, किस रूप में करते हैं। तो यह आधार रेखा से 24 समुद्री सीमा तक है। इसमें सरकार को अप्रवासी कानून, यानी हमारा जो अप्रवासी लोग हैं उनके लिए कानून, सीमा शुल्क, यानी यहाँ पर टैक्स लिया जा सकता है। समुद्री मार्ग से जो भी मटेरियल वगैरह जाता है किसी भी देश का, वहाँ पर हम लोग सीमा शुल्क के रूप में ले सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा यानी स्वच्छता के बारे में हम अपना कदम उठा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं।
और राजकोषीय अधिकार जो है हमें यहाँ तक बिल्कुल प्राप्त है। 24 जो है यहाँ पर मैंने किलोमीटर लिख दिया दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर नॉटिकल मील है यानी जल सीमा है, तो यहाँ तक जो है 24 नॉटिकल मील, यह हमारा संलग्न क्षेत्र में अधिकार है। अगर आगे बात किया जाए दोस्तों तो आपका तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यानी EEZ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग दोस्तों अभी बात करने वाले हैं। यानी अगर हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करें तो इसको EEZ के नाम से जानते हैं, क्योंकि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। EEZ आपसे पूछा जाएगा कभी कि EEZ क्या है, यानी EEZ क्या है, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात कर रहा है। और यह जो है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत सरकार को दिया गया, यानी भारत को यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक प्राप्त है। यानी हम बात करेंगे 200, यहाँ से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक क्या है, हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और अगर बात करें, कोई पूछा हमसे कि संलग्न क्षेत्र से अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितनी है, यानी 24 किलोमीटर तो यहाँ तक था दोस्तों, 24 किलोमीटर था, यानी अंदर जो था ये 24 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र था। और 200 किलोमीटर इधर है, तो 200 माइनस आप अगर 24 करते हैं तो 6, 7 और 1 यानी 176 किलोमीटर जो है, 176 किलोमीटर केवल किसका है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। आप लोग अभी बोलेंगे कि 200 नॉटिकल मील बोला जा रहा है, फिर 176 बोला जाता है। 24 को काट दिया जाए, संलग्न क्षेत्र को काट दें तो भी हमारा 176 बनता है, और 24 176 को जोड़ेंगे तो 200 नॉटिकल मील तो आ ही जाएगा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक हम लोग को क्या अधिकार है, यहाँ भारत को जीवों का संरक्षण करने का अधिकार है। किसी भी जीव का संरक्षण कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, उपयोग कर सकता है, यहाँ पर अनुसंसाधनों शक्ति का उपयोग भी कर सकता है। तो ये है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील तक जो है जाता है। उम्मीद करते हैं कि भारत के जल क्षेत्र के बारे में जो भी आपका कन्फ्यूजन बना होगा, जो आप बिल्कुल समझ में नहीं आपको आ पा रहा होगा, आज की इस क्लास में डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका हम फिर से आपको डाउट को क्लियर कर देंगे।